नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हमें एक दुखद घटना सुनने को मिली है और ये दुखद घटना ये है कि कोटा में पढ़ने वाली 18 साल की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। वो वहाँ कोचिंग कर रही थी, जेईई की प्रिपरेशन कर रही थी। 30 और 31 जनवरी को होने वाले वो जेईई की जो परीक्षा थी, उसमें अपीयर होने वाली थी और उसकी डेड बॉडी उनके परिजनों द्वारा प्राप्त की गई उसके रूम में। उसने वेंटिलेशन रॉड से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी लिख छोड़ा था जिसमें उसने अपनी मनोस्थिति को दर्शाया था और लिखा है कि मम्मी पापा, मैं जेई नहीं कर सकती, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ। मैं असफल हूँ, सबसे खराब बेटी हूँ। सॉरी मम्मी पापा, मेरे लिए यही लास्ट ऑप्शन है। तो इतनी दुखद घटना, मतलब ये दिल दहला देने वाली चीज है कि इतने युवा लगातार इस तरीके से सुसाइड करते आ रहे हैं, खास तौर से कोटा में। दोस्तों, ये जो लड़की थी, इनकी 3 बहनें थी और 3 बहनों में ये सबसे बड़ी थी। इनके पिताजी एक बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। इससे पहले मुरादाबाद के भी एक लड़के ने 23 जनवरी को सुसाइड किया था। उस वो भी कोटा में ही पढ़ रहा था। उसके पास किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन वो भी किसी न किसी तरह के इसी तरीके के प्रेशर में आके सुसाइड उसने भी किया था। राजस्थान गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर, ताकि वहाँ सुसाइड कुछ कम हो सके, उनकी संख्या घट सके, क्योंकि ये वहाँ की सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे, उसमें से पहला ये है कि जो रेगुलर टेस्ट्स होते हैं उनके नतीजे सीक्रेट रखे जाए। क्यों? क्योंकि जब टेस्ट के जो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो टेस्ट्स होते हैं, जब उनके रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, तो जिन छात्रों के कम नंबर वहाँ पे आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरा ये था कि बच्चों को उनके रैंक्स के अनुसार कोचिंग इंस्टीट्यूट में मेधावी और साधारण स्टूडेंट्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ये भी वहाँ की सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ये मना किया कि बच्चों को रैंक के आधार पे ना डिवाइड किया जाए, बल्कि उनके बीच में समानता बरती जाए। उन्हें एक समान दृष्टिकोण से देखा जाए कि अगर किसी का रैंक अच्छा भी नहीं आ रहा है तो उसे भी उसी बैच में रख के पढ़ाया जाए। एक और तरीका जो वहाँ की सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को सुझाया था, वो यह था कि कोचिंग छोड़ने के जो कुछ छात्र इच्छुक हो रहे हैं, उनके लिए रास्ते आसान किए जाए, उनके ऊपर दबाव ना डाला जाए कि कोचिंग को वो छोड़ नहीं सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीजें ना की जाए। एक एक जो मेजर और आया था, एक एक तरीका उन्होंने ये भी, एक एक सुझाव ये भी दिया था राजस्थान सरकार ने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, कि जो ट्यूशन फी वहाँ ली जाती है बच्चों की से काफ़ी हैवी फीस चार्ज की जाती है, जिस पे हम अभी चर्चा करेंगे, थोड़ी देर में हम उस पे आएंगे। उनको रिफंड करने के लिए कम से कम 120 दिनों का समय होना चाहिए, ताकि छात्र प्रेशर में न आए कि हमने अगर ये फीस दे दी है तो अब हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट में रुकना ही रुकना है। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले ही जिक्र किया कि ये काफ़ी दुखद घटना है। 18-19 साल के बच्चे, किशोर होते हैं, और वो युवा, अभी उनको युवा भी कहना गलत है, अभी वो किशोर ही हैं। कहा जाता है कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथ में होता है, उनका उनके कंधों पे पूरे भारत के भविष्य या किसी भी देश का भविष्य उनके कंधों पर होता है। लेकिन कौन सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो वो एक्सट्रीम स्टेप, सुसाइड जैसे, आत्महत्या जैसे सबसे हृदय विदारक, आत्महत्या जैसी चीजों को अपनाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, समाज में ये समस्या एक कैंसर की तरह, एक एक वैसे रोग की तरह जिसका क्योर नहीं मिल रहा, वैसे समस्या के रूप में ये चीज उभरते जा रही है। हर सुसाइड ये क्वेश्चन पैदा करता है, ये सवाल पूछने को मजबूर करता है समाज से कि आखिर ये परिस्थिति पैदा क्यों हो जा रही है, जहां 18 से 19 साल का कोई लड़का या लड़की जो अपने जीवन के साथ शायद सबसे ऊर्जावान अपने फेज ऑफ लाइफ में है, सबसे ऊर्जावान स्थिति में है, वो निराशा के ऐसे अंधकूप में कैसे गिर जा रहा है, जहां से उसे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता समझ में आता है, और वो है आत्महत्या। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं? दोस्तों, एक आंकड़ा है जो बता रहा है कि कोविड के बाद सुसाइड में 60% की बढ़ोतरी हुई है। 60% सुसाइड बढ़ गए हैं जो कोटा में जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें, और बाकी नेशनल भी जो एक आंकड़ा है, सबको मिला करके बताया गया है कि कोविड के बाद सुसाइड के आंकड़े 60% बढ़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है?
इन सब चीज़ों पे विचार करना जरूरी है, ताकि जो भविष्य में जो युवा पीढ़ी है और जो वर्तमान में भी जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह के स्टेप्स उठाने को मजबूर ना हो। एक डाटा है एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का, एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, जिसमें दिया गया था कि 13,000 छात्रों ने 13,000 छात्रों ने, फिर से गौर फरमाइएगा, 13,000 छात्रों ने 2021 में पूरे राष्ट्र में सुसाइड किया था। उसके बाद का एक आंकड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, ये एनसीआरबी का ही रिकॉर्ड है। 2016 में 9,478, 2017 में 9,905, 2018 में 10,159, 2019 में 10,335, 2020 में 12,526 और 2021 में 13,089 छात्रों ने सुसाइड किया है। आखिर कौन सी वजहें हैं जो इतने छात्र मौत को गले लगा रहे हैं, वो भी इतने यंग एज में? इसके कुछ रीजंस जो रिसर्च करने पे पता चले हैं, वहां पे कोचिंग सेंटरों में एक रीजन ये आया है कि स्टूडेंट जो फेल होते हैं इन कोचिंग सेंटर्स के टेस्ट्स में, वो एक बहुत बड़ा रीजन उभर करके आया है कि इनके सुसाइड का कारण बन रहा है। जब वो कोई पास कर जाता है उनके साथ उसके साथ संग में, जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर जिसको बोला जाता है, किसी को अच्छे नंबर आ जाते तो कोई शायद उनको कोई ढांढस दिलाने वाला नहीं होता कि चलो आगे भी बेहतर करने का मौका है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपने फ्रेंड्स के दबाव में या पेरेंट्स के दबाव में जो उनको ये उलाहना देते हैं कि तुम्हारे नंबर अच्छे क्यों नहीं आए इस टेस्ट में, ऐसी स्थिति रहेगी तो तुम क्रैक कैसे करोगे, इन सब की वजह से एक तो वो इस स्टेप को उठाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वो बहुत सेंसिटिव होता है, 18-19 साल का बच्चा, उसका दिमाग बहुत ही कच्चा होता है और वो इतना मेच्योर नहीं होता कि इस चीज को, इस तरह के परेशानियों को, दबावों को झेल सके। और शायद वो इस चीज से परेशान हो जाता होगा जब बार बार लोग कहते हैं यार तुम्हारे नंबर अच्छे क्यों नहीं आए, उसके नंबर तो अच्छे आ गए। तो एक बहुत बड़ा रीजन उभर के आया है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपना टेस्ट लेते हैं, उसके जब नतीजे आते हैं तो उसके बाद ये टेंडेंसी, सुसाइडल टेंडेंसी वहां के बच्चों में बढ़ रही है। बहुत सारी चीजें हैं, चीजों को इतने कम देर में समझाना शायद मुश्किल हो कि क्या रीजन है। इसके ऊपर लगातार रिसर्च होना चाहिए और सामाजिक स्तर पे और सरकारी स्तर पे भी बहुत सारे काम होने चाहिए। कुछ और रीजन है, जैसे पेरेंटल प्रेशर, परिजनों की तरफ से जो दबाव निरंतर बनता है कि बेटा तुम्हें ये करना है, तुम हमारी इज्जत को समाज में बढ़ाओगे, अगर तुम क्रैक कर दोगे तो हमारी नाक ऊंची हो जाएगी, ब्ला ब्ला कई सारी चीजें, अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारे रिश्तेदार ये कहेंगे, वो मतलब हमारा पड़ोसी हमें उलाहना देगा, उसका बच्चा देखो कर गया, तुम क्यों नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा कई चीजें हैं। पेरेंटल प्रेशर के नाम पे ये बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे उसके दबाव में आकर के ये कदम उठाने को शायद मजबूर हो जाते होंगे। एक आता है एक्सपेंडिचर, कोटा में जो बच्चे जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे, एक आंकड़ा ये भी आया कि बिहार और यूपी से बहुत सारे लड़के लड़कियां जो गांव से, मतलब पिछड़े हुए इलाकों से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ जाते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। जैसे कि इसमें भी बताया गया, इस लड़की के केस के सुसाइड में, उनके पिता बैंक के सिक्योरिटी गार्ड थे। बच्चों के ऊपर एक अजीब सा दबाव होता है कि उनके ऊपर तैयारी के रूप में इतना ज्यादा खर्च किया जा रहा है, उनके माँ पिताजी बड़े मुश्किल से उनको पढ़ाने के लिए पैसा जुटा पा रहे हैं। वो एक और प्रेशर होता है जिसके बोझ के तले वो दबते जाते हैं, और अंत में जब वो उनको गिल्टी फील होता है कि इतना पैसा मेरे ऊपर खर्च हो रहा है और मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ उस हिसाब से, तो भी शायद वो प्रेरित होते हैं आत्महत्या की तरफ। पीयर प्रेशर की जैसे मैंने घटना आपको बताई ही थी, पीयर प्रेशर का मतलब जो आसपास उनके छात्रों के बीच में अगर कोई अच्छा करता है, वो उसको कहता है कि यार तुम क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हो, या लोग उसे उलाहना देते हैं कि वो कर गया तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जो प्रेशर क्रिएट करता है। दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो मुझे लग रहा है इंडिया में कम से कम मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास को भी मैं इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, जो हर व्यक्ति, लगभग लगभग हर परिवार इस समस्या से जूझ रहा है। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी इस तरह की चीजों का, इस पैटर्न का विक्टिम रहा हूं। ये लगभग 15-16 साल पहले की बात है कि जब मैं स्कूल से निकला था, जिस क्षेत्र में मैं पला बढ़ा, उस क्षेत्र से निकलने में, जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत करी, या कहिए पढ़ने के बाद, इंटर के बाद जब रास्ता चूज करने की बात आई, तो मेरे सामने बस दो ही रास्ते सुझाए गए थे, एक था इंजीनियरिंग का और एक था मेडिकल का।
पेरेंट्स का, मेरे बड़े भाई बहनों का, सबका, पड़ोसियों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना था कि करियर सिर्फ और सिर्फ अगर बन सकता है तो सिर्फ दो तरीकों से बन सकता है। अगर या तो तुम इंजीनियरिंग करते हो तब तुम्हारा करियर बन सकता है, या मेडिकल करते हो तब करियर बन सकता है। करियर की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके अनुसार जीवन का पैमाना बस यही दो चीज, यही दो डिग्रियां थी, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल। और अगर आप मैं अगर इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा या मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, तो इसका मतलब मैं जीने का हकदार नहीं। मेरे खुद के एक रिश्तेदार ने, जब मैंने उनका किसी एक उत्सव में, किसी पारिवारिक उत्सव में जब मैंने उनके पैर छुए थे, तो उन्होंने मुझसे खुद कहा था कि बेटा अगर तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे तो समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। दोस्तों, ये घटना 15-16 साल पहले की है, जो मैं अपनी पर्सनल जिंदगी से मैं अपने आप को बखान कर रहा हूँ। मैंने एक इच्छा जाहिर की थी परिजनों के साथ कि मुझे एक कोर्स में अच्छा लगता है, मैं इस कोर्स में जाना चाहूंगा, मैं एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता हूँ, और मैंने कहा था कि मैं इस कोर्स से ग्रेजुएशन करके मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मेरे परिजन इस बात को स्वीकार करने से बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया था। उनका भी यही वक्तव्य था कि अगर तुम इंजीनियरिंग नहीं कर पाओगे तो फंस जाओगे। ये स्थितियां बनती क्यों हैं? ये क्यों पेरेंट्स के दिमाग में आता है, आता था और अभी भी आ रहा है? ये बहुत सोचनीय है। मुझे लगा था कि 15-16 साल में सोसाइटी बहुत प्रोग्रेस कर गई है, सोसाइटी काफी आगे बढ़ गई है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, चांद पे बहुत पहले पहुंच गया इंसान। लेकिन अब हम वहां पे एक सोसाइटी बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस सोसाइटी में अभी तक करियर के नाम पे इतनी कुंठित सोच क्यों है कि बच्चों को सिर्फ इन्हीं दो राहों पे चलने की माता पिता या उनके बाकी रिश्तेदार या फिर कुछ पड़ोसी इन्हीं दो रास्तों पे चलने के लिए मजबूर करते हैं? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? और इस तरफ कोई सुधार की बात क्यों नहीं कर रहा है? ये बहुत गहरी बात है और इस पे लगातार विचार होने होने चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें बोली जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इस दिशा में जो भी प्रयास है वो सराहनीय है। लेकिन इस घटना के बाद या सुसाइड जो कोटा में हो रहे उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये मेजर दिया गया सुधारने के लिए कि पंखों स्प्रिंग लोडेड सीलिंग फैन लगाने चाहिए। क्या इस चीज की वजह से आपको लगता है कि सुसाइड रेट में कमी आएगी? क्या स्प्रिंग लोडेड पंखे लगा देना सुसाइड रेट को घटा सकता है? क्या स्प्रिंग लोडेड पंखे किसी बच्चे की साइकोलॉजी में, उसके मनोविश्लेषण में क्या उसको हेल्प कर सकती है? नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस बच्ची ने, जो 18 साल की जो छात्रा है, उसने जो सुसाइड किया, उसने पंखे से लटक कर सुसाइड नहीं किया। उन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ये सवाल करना चाहिए जो इस चीज को इसकी रिकवरी के तौर पे बता रहे थे या ऑप्शन बता रहे थे कि शायद स्प्रिंग लोडेड पंखे लगने से ये चीज कर्व होगी। उस बच्ची ने वेंटिलेशन रॉड से लटक कर आत्महत्या की है। तो क्या ये तरीके सही है? कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का कहना है कि वो हैप्पी क्लासेस करके कुछ वो चला रहे हैं, कुछ हैप्पी प्रोग्राम्स कोचिंग में इंक्लूड किए गए हैं। लेकिन क्या ये परमानेंट मेजर्स हैं? क्या ये वैसी स्थितियां स्थायी रूप से पैदा करने में संभव है कि बच्चों को सुसाइड करने के एक्सट्रीम स्टेप पे नहीं दोगे? दोस्तों, ये प्रोग्राम भी होगा तो कितने देर का होगा? 50-60 मिनट का होता होगा। हर चीज यहाँ पे दुकान बना करके लोग पेश करने लगते हैं। वहां पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, उनकी भी मंशा क्या है? कोटा का एक मुख्य व्यवसाय बन चुका है कोचिंग इंस्टीट्यूट। 200-300 करोड़ का सालाना टैक्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से वहां की सरकार को जा रहा है। तो आप उस स्थिति को समझिए कि वो क्यों नहीं चाहेंगे कि ये कंपटीशन की प्रवृत्ति बच्चों में घर करती जाए। जितनी कंपटीशन की प्रवृत्ति घर करती जाएगी, उतना उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फायदा होगा। जितना उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को फायदा होगा, हो ना हो शायद सरकार को टैक्स भी उतना आएगा। तो परिवर्तन कहाँ पे लाने की जरूरत है? परिवर्तन कहाँ से शुरू करने की जरूरत है? इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बचपन से हमें कहा गया है कि माता और पिता प्रथम गुरु होते हैं। परिवार एक बच्चे की पहली पाठशाला होता है। तो मुझे लगता है कि पहला बदलाव वहीं से ही आएगा। जब माता पिता बच्चों को एजुकेट करने से पहले खुद को एजुकेट करना शुरू करेंगे इस दिशा में कि बच्चों के लिए बेहतर क्या है, सिर्फ और ये सिर्फ उनका अधिकार नहीं है डिसाइड करना, बल्कि बच्चों को डिसाइड करने देना
कि वो क्या चुनाव करना चाहते हैं अपने करियर को लेकर के। 18 साल की उम्र में समझता हूं कि बहुत बच्चे इतने परिपक्व नहीं हो जाते कि वो अपने करियर का चुनाव सही ढंग से कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चों के ऊपर एक अपनी मनमर्जी की चीज को थोप देना। दोस्तों, थ्री इडियट्स जैसी फिल्म आती है, तारे जमीन पर जैसी फिल्म आती है, तो लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। उड़ान जैसी फिल्में आती हैं तो लोग बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि वाह क्या सब्जेक्ट दिखाया गया, देखो कितना अच्छा हुआ। लेकिन वही लोग उस किताब को पढ़ने के बाद या उस मूवी को पढ़ने के बाद जो वाहवाही कर रहे होते हैं, वही लोग अपने बच्चे को फिर से उसी महत्वाकांक्षा की भट्टी में झोंक देते हैं, जो बच्चों की महत्वाकांक्षा नहीं होती है बल्कि उन पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा होती है। तो मुझे लगता है इस दिशा में जो सबसे पहला कदम जो इस दिशा में गहन परिवर्तन ला सकता है, वो है परिजनों के सोच में बदलाव। ये बदलाव कि उनकी महत्वाकांक्षा उनके बच्चों की महत्वाकांक्षा नहीं बननी चाहिए। ये उनकी जब तक सोच में परिवर्तन नहीं आएगा कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं है, बल्कि बच्चों का अपना जीवन है, उनका अपना अनुराग है, उनका अपना प्रेम है, उनकी अपनी इच्छा जो है, उस तरफ उनको बढ़ने दिया जाए। तभी जाकर के कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस सोच में बदलाव आएगा और बच्चों को भी निरंतर ये चीज़ कही जानी चाहिए कि आप जो इस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, हम उसमें सहज हैं और आप जो भी निर्णय लेंगे, उसका हम स्वागत करेंगे। दोस्तों, मुझे कहने में इस बात को एक तसल्ली है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जैसे मैं खुद भुक्तभोगी रहा हूँ इस चीज़ का कि मुझे जब मैं अपनी पढ़ाई का चुनाव करने जा रहा था इंटर के बाद, 12th के बाद, तो मुझे उस चीज़ की आज़ादी नहीं दी गई थी। लेकिन कहीं न कहीं कहते-कहते आज 10-12 साल बाद मेरे परिजन आज शायद मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी, अभी मैं अपने जीवन में जो भी चुनाव करना चाह रहा हूँ, वो मेरे परिजन मुझे करने देना चाहते हैं और उनका ज़्यादा सपोर्ट है। अगर मैं कहीं लड़खड़ाता हूँ तो मेरे परिजन वो ज़्यादा मतलब खुल के सामने आते हैं कि नहीं तुम्हें जो करना है तुम करो। लेकिन ये बदलाव एकदम से नहीं आया। ना मेरे अंदर आया, ना मेरे परिजनों के अंदर आया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे बातें होते-होते कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुई, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे सोच में परिवर्तन जो आया, धीरे-धीरे, धीरे वो मेरे परिवार वालों ने उसको गहनता से समझना शुरू किया। तो एक कीवर्ड यहाँ पे है कम्युनिकेशन, जो कहते हैं संवाद। हमें संवाद करना चाहिए, संवाद को प्रेरित करना चाहिए। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जितने संवाद में ओपननेस आएगी, जितना ओपन कम्युनिकेशन होगा, उतना ही ज्यादा बच्चे खुल करके अपने विचारों को अपने पेरेंट्स के साथ साझा कर पाएंगे। उनको लगेगा कि यस, ये हमें सुन रहे हैं, ये हमें समझ रहे हैं, तो अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख पाएंगे। प्रेशर फील नहीं करेंगे कि पता नहीं मैंने ये कदम उठा लिया तो मेरे माता पिता की इज्जत चली जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं जब हम खुल करके संवाद नहीं कर पाते हैं। जैसे कोटा में एक ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पे अनवांटेड प्रेगनेंसी, ड्रग एडिक्शन, ये सब चीजें बढ़ रही हैं। जब हम संवाद नहीं कर पाते खुल करके किसी से, तो हम गलत रास्तों पे चले जाते हैं। हम छिपाते हैं चीजों को अपने परिजनों से और फिर उसका सहारा लेते हैं। कभी ड्रग्स में हम सहारा ढूंढते हैं, कभी जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज आ रही हैं, हम गलत तरह के शारीरिक संबंध स्थापित करने लग जाते हैं थोड़े से सुकून चैन के लिए। पेरेंट्स हमारे नजर में दुश्मन होने लग जाते हैं। ये सब अनवांटेड प्रेशर के नतीजे हैं जो सोसाइटी और पेरेंट्स और कहीं ना कहीं समाज का एक तबका जो स्टेटस को ही सब कुछ बता रहा है। आदमी के जीवन में सिर्फ स्टेटस ही महान नहीं है, उसकी खुशी, उसके जीवन में जो उमंग उसको करके मिलता है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सोसाइटी ये चीज नहीं समझेगी, जब तक पेरेंट्स ये चीज नहीं समझेंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेटस की जो महत्ता है दिखाने के चक्कर में इस तरह के कई दबाव बच्चों पे डालते रहेंगे। और इस तरह की घटनाएं जैसे लगातार होती आ रही है और बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया के दौर में वो प्रेशर शायद डिजिटल मीडिया से भी हावी होने लग गया है। जब कोई टॉप करता है तो उसको इतना हाईलाइट किया जाता है, इतना हाईलाइट किया जाता है कि पता नहीं सिर्फ एक वही व्यक्ति है जिसकी एक एक कीर्ति होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। सफल लोगों की चर्चा तो बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन जो असफल हो रहे उनके बारे में कोई हाल चाल पूछने नहीं जाता। तो दोस्तों, ये चीज है जो हमें लगता है कि पारिवारिक स्तर पे, जैसे कहा जाता है परिवार एक पहली पाठशाला है, वहां से
एक बदलाव की शुरुआत होनी चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो टीनेजर्स हैं, किशोरावस्था में जो बच्चे हैं और बढ़ते हुए बच्चे हैं, हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें इन सब चीज़ों से परिचित कराएं, बाकी के करियर ऑप्शंस के बारे में भी उन्हें जानकारी दें। उनके पेरेंट्स के लिए भी सेमिनार आयोजित किया जाए ताकि उन्हें लगे कि हाँ, कमाने के बहुत जरिए हो सकते हैं, अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस बहुत चीज़ों में हैं, ताकि अवेयरनेस उनकी बढ़ सके और सिर्फ ये दो ही रास्ते करियर के हैं, इस गलतफहमी में ना रहें कि सिर्फ इंजीनियरिंग या तो मेडिकल, इन्हीं दो रास्तों पे जाने से जिंदगी बन सकती है, अदरवाइज ये जिंदगी नहीं है। दोस्तों, इस एपिसोड को मैं विराम खलील जिब्रान के एक कोट से करना चाहूंगा। खलील जिब्रान जिन्होंने जब प्रोफेट लिखी थी, उनका एक बहुत अच्छा कोट है, उनकी एक बहुत अच्छी कुछ लाइनें हैं ऑन चिल्ड्रन। उन्होंने कहा है बच्चों के बारे में, इंग्लिश में वो कोट है, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। जो बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ माता पिता के लिए नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं, पूरे एक विश्व के लिए हैं। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप करके उन्हें बोझिल न किया जाए कि सिर्फ उन्हें अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, बल्कि वो एक पूरे विश्व की संपत्ति है, पूरे समाज की संपत्ति है। और उनके कंधों पे ऐसा बोझ डाल करके उन्हें बोझिल न किया जाए, इतना बोझिल न कर दिया जाए कि उस बोझ के तले दब करके वो सुसाइड का रास्ता अपना ले। तो दोस्तों, मुझे लगता है हमारा ये एपिसोड अगर कंट्रीब्यूट कर पाया एक सामाजिक सोच बदलने में, कि ये सिर्फ कुछ ही कोर्सेज जो हैं वो आपके करियर के लिए नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, और एक संवाद को अगर वो शुरू कर पाए हम लोग, तो हमें लगता है कि टीटीएस का ये प्रयास, टीटीएस विशेष का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सार्थक होगा। तो दोस्तों, फीडबैक में ज़रूर कमेंट्स में लिख करके अपने भी सुझाव दीजिएगा कि इस दिशा में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं। और इस बात को फैलाने के लिए इस एपिसोड को अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टीटीएस का करिएगा, और इस वाले एपिसोड को अपने दोस्तों परिजनों में, खास तौर से किशोरावस्था में जो बच्चे हैं, उन तक जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।